गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी एएनएम सेकेंड ईयर की छात्राओं का स्वागत है अपने चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस, इजाकुलेशन, वीर्य, सीमेन, वीर्य विश्लेषण जिसको सीमेन एनालिसिस बोलते हैं, और गर्भाधान की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। प्रोसेस ऑफ कंसेप्टेशन को आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि पहला है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इसका संरचना कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है केवल मेल में पाई जाती है, सबको पता है। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल मेल में पाई जाएगी, फीमेल में नहीं पाई जाएगी। और इसका आकार कैसा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार होता है अखरोट के आकार की। अखरोट आप लोगों ने देखा है, खाया भी होगा आप लोगों ने। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, अखरोट के आकार का ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये सिर्फ मेल में पाया जाता है। यह कहाँ होता है, तो यह यूरिनरी ब्लाडर जो होता है मेल का जो यूरिनरी ब्लाडर होता है उसके ठीक नीचे होता है। और यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग जो होता है उसके चारों तरफ स्थित होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड किस आकार का होता है, कमेंट में बताइए आप लोग। अखरोट के आकार का होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ स्थित होता है, तो यूरिनरी ब्लाडर के ठीक नीचे और यूरेथ्रा के चारों तरफ स्थित होता है। आ गया समझ में आप लोग को। उसके बाद हम काम क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का पहला काम होता है तरल पदार्थ का निर्माण करना। तरल पदार्थ समझ रहे हो आप लोग, फ्लूइड का निर्माण करना। यह एक हल्के क्षारीय यानी कि एल्कलाइन और दूधिया तरल पदार्थ का सिक्रेशन करता है, जो कुल सीमेन का लगभग 20 से 30% हिस्सा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य पूछा जाए तो आपको बता देना है तरल पदार्थ का निर्माण यानी कि लिक्विड का निर्माण करता है, जो कि हल्के क्षारीय एल्कलाइन होता है और दूधिय तरल पदार्थ का स्राव करता है, जो कुल वीर्य का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है, तो कुल सीमन का 20 से 30% हिस्सा होता है। उसके बाद दूसरा काम क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो दूसरा काम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का शुक्राणुओं की सुरक्षा यानी कि स्पर्म को प्रोटेक्शन करना। तो स्पर्म को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो यह एक तरल पदार्थ होता है। स्पर्म जो तरल पदार्थ होता है उसको एक्टिव रखता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और क्या करता है उसके बाद, महिला के जननांग के अम्लीय वातावरण से उसकी रक्षा करता है। कहाँ से रक्षा करता है, महिला का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके एसिडिक जो वातावरण होता है ना, उसकी रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है उसकी, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। उसके बाद यहाँ पे है तीसरा काम क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो तीसरा काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का गतिशीलता, मोटिलिटी, ठीक है। गतिशीलता में क्या करता है, तो यह जो स्पर्म होता है स्पर्म को तैरने और आगे बढ़ने में मदद करता है। क्या काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, मोटिलिटी प्रदान करता है यानी कि स्पर्म को तैरने और आगे बढ़ने में मदद करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूरेथ्रा और इसके कार्य क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं यूरेथ्रा के। तो यूरेथ्रा जो होता है पुरुष में जो यूरेथ्रा होता है एक लंबी नली की तरह होता है। कैसा होता है, एक लंबी नली की होता है, जो कि ब्लाडर से शुरू होता है, मूत्राशय से शुरू होता है और पेनिस के रास्ते जो है बाहर खुल जाती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है, ऑलरेडी यूरेथ्रा तो लंबी नली होती है ना, तो लंबी होती है तो कितनी लंबी होती है, इसका लंबाई तो होता होगा ना जी कुछ। तो इसका लंबाई होता है 18 से 20 सेंटीमीटर। यूरेथ्रा की लंबाई की बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। यूरेथ्रा का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है यूरेथ्रा का, तो यूरेथ्रा का फंक्शन है फंक्शन दोहरा कार्य होता है। पुरुष के मूत्र मार्ग के दो मुख्य कार्य होते हैं। पुरुष में जो मूत्र मार्ग होता है उसका दो मेन वर्क होता है। पहला होता है यूरिनेशन यानी कि मूत्र विसर्जन। यूरिनेशन में क्या होता है कि बॉडी से यूरिन को बाहर निकाला जाता है। दूसरा है इजाकुलेशन में क्या होता है, तो इजाकुलेशन में होता है कि संभोग के दौरान वीर्य को बाहर निकालना। संभोग जिस टाइम रिलेशनशिप बनाते हैं उस टाइम स्पर्म को बाहर निकालना, यही दो काम है यूरेथ्रा का। यूरेथ्रा का कौन कौन काम है, यूरेथ्रा का दो काम है, पहला यूरिनेशन, दूसरा है इजाकुलेशन। समझ में आप लोग को आ गया, दो कौन सा काम है, यूरिनेशन और इजाकुलेशन।
उसके बाद स्पेशल नोट यहाँ पे दिया गया है। स्पेशल नोट में क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास एक विशेष वाल्व होता है, एक स्पेशल वाल्व होता है, जिसके कारण मूत्र और वीर्य जो है दोनों एक साथ कभी नहीं बाहर आ सकते। आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि पुरुष जो मेल जो होते हैं उनके पास तो एक ही यूरेथ्रा होता है ना, एक ही जगह से वीर्य सीमेन भी निकलते हैं और यूरिन भी निकलते हैं, तो एक ही साथ क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास एक वाल्व होता है, जिसके कारण मूत्र अलग निकलेंगे और वीर्य दोनों निकलेंगे, वीर्य दूसरे टाइम निकलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि मूत्र और वीर्य जो है एक साथ बाहर आएंगे। समझ में आ गया आप लोग को? कारण क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास एक स्पेशल वाल्व होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पेनिस और उसके कार्य, पेनिस और उसके फंक्शन। तो पेनिस का स्ट्रक्चर सबसे पहले कैसा होता है? तो यह पुरुष का बाहरी जननांग है। आप एक नोट बना के लिख सकते हो कि यह पुरुष का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू होता है, स्पॉन्जेज टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है पेनिस? तो एक स्पेशल टाइप का स्पॉन्जेज टिश्यू होता है, ठीक है, उससे बना होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद इसके आगे कोमल हिस्से को ग्लांस पेनिस कहते हैं। उसके आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? पेनिस के आगे वाले हिस्से को ग्लांस पेनिस कहते हैं। ठीक है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे फोर स्किन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? फोर स्किन कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? तो इसका कार्य है इरेक्टेशन, यानी कि पेनिस का पहला मुख्य कार्य है इरेक्टेशन। यौन उत्तेजना के द्वारा इसके स्पंजी जो टिश्यू होते हैं उसमें ब्लड का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे यह क्या होता है? यह कठोर और लंबा हो जाता है। उसके बाद दूसरा है इसका काम वीर्य सेचन, इंसिमिनेशन। इंसिमिनेशन में क्या होता है कि इंसिमिनेशन में इसका जो मेन वर्क होता है, संभोग के समय सीमेन को महिला की योनि में भीतर सुरक्षित पहुंचाना होता है। ठीक है, उसके बाद है उत्सर्जन, यानी कि इसके भीतर जो स्थित यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से यूरिन को बाहर निकालना होता है। तीसरा काम क्या है? उत्सर्जन, यानी कि इसके भीतर जो स्थित यूरेथ्रा होता है उसके माध्यम से शरीर से यूरिन, पेशाब बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इजाकुलेशन। इजाकुलेशन क्या होता है? तो इजाकुलेशन का हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। तो इजाकुलेशन के परिभाषा में है कि यौन चरम सीमा के समय पुरुष के मूत्र मार्ग से वीर्य का तेजी से और दबाव के साथ बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको रसखलन या इजाकुलेशन कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद इसका प्रोसेस क्या होता है इजाकुलेशन का? तो इजाकुलेशन का यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। यह एक अनैच्छिक प्रतिवृत्ति क्रिया है जो कि नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होती है। किससे नियंत्रित होती है? नर्वस सिस्टम से नियंत्रित होती है। इसके दौरान क्या होता है ना कि वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स, ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं? वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स। अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एएनएम सेकेंड ईयर का पूरा यूनिट 1 का पूरा स्टार्टिंग से वीडियो पढ़िए, तब जा कर के आपको सीक्वेंस वाइज समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप भूल नहीं पाओगे कभी। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ थे? प्रोसेस पे। प्रोसेस में था कि वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड में संकुचन होता है, जिससे क्या होता है कि वीर्य जो है बाहर की ओर धकेला जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वीर्य क्या होता है, सीमेन क्या होता है? तो इसका परिभाषा है कि रसखलन के दौरान, यानी कि इजाकुलेशन के दौरान निकलने वाले सफ़ेद या हल्के पीले रंग के गाढ़े चिपचिपे तरल पदार्थ जो होते हैं उसे सीमेन कहा जाता है। तो इस सीमेन का कंपोजिशन क्या क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हल्के पीले रंग का गाढ़े चिपचिपे तरल पदार्थ, ये कंपोजिशन होता किसका है? तो सीमेन जो है, वीर्य जो है, मुख्य रूप से स्पर्म इसमें होता है 10%। उसके बाद सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड 90% से मिलकर बना होता है वीर्य। इस तरह से फ्रुक्टोज चीनी होता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है। फ्रुक्टोज चीनी जो होता है स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है। उसके बाद सामान्य मात्रा कितना निकलता है? सामान्य मात्रा इसका होता है कि एक बार इजाकुलेशन में सामान्यतः 2 से 5 मिलीलीटर वीर्य निकलता है। कितना
नॉर्मल वॉल्यूम है इसका 2 से 5 मिलीलीटर, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि एएनएम के लिए यह टॉपिक जो है बांझपन, इनफर्टिलिटी के जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीमन एनालिसिस यह क्या होता है, यह एक वीर्य संश्लेषण होता क्या है, ये आपको पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि यह एक लैब टेस्ट है। सीमन एनालिसिस क्या है, तो यह एक लैब टेस्ट है जिससे पुरुष की प्रजनन क्षमता यानी कि पिता बनने की क्षमता की जांच की जाती है, वही है सीमन एनालिसिस। बार बार आप लोग गांव में सुनते होंगे कि इनफर्टिलिटी में कि ये औरत बाज है, ये समाज की प्रथाएं हैं, लेकिन आपको चेक करवाना है कि डिफ़ॉल्ट किस में है, पुरुष में है या महिला में है। हर बार महिला में ही बांझपन नहीं होती है, पुरुष में भी होती है, इसीलिए सीमन एनालिसिस किया जाता है। सीमन एनालिसिस में क्या होता है, लैब टेस्ट होता है। यह एक लैब टेस्ट होता है जिसमें पुरुष की प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव क्षमता, पिता बनने की क्षमता की जांच की जाती है। समझ में आ गया सबको। उसके बाद इसका नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होता है, नॉर्मल पैरामीटर्स में वॉल्यूम, मात्रा इसका कितना होता है, 1.5 ml से अधिक होना चाहिए। उसके बाद स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिलियन प्रति मिलीलीटर होना अनिवार्य होता है। कितना होना अनिवार्य है, स्पर्म काउंट 15 से 20 मिलियन प्रति मिलीलीटर। उसके बाद मोटिलिटी हम लोग देखेंगे, गतिशीलता इसकी कितनी होती है, तो कम से कम 40 से 50% स्पर्म जो है सक्रिय रूप से तैरने वाले होने चाहिए। इतना सारा चीज़ चाहिए एक लैब टेस्ट के लिए। उसके बाद मॉर्फोलॉजी कैसा होना चाहिए, तो इसका मॉर्फोलॉजी कम से कम 4% शुक्राणुओं की बनावट यानी कि स्पर्म की बनावट पूरी तरीके से सामान्य होनी चाहिए, 4%। उसके बाद इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 7.2 से 7.8 यानी कि हल्का क्षारीय होना चाहिए। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज दिया गया है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि एजुएस्पर्मिया होता क्या है, तो यह एजुएस्पर्मिया इसलिए यूज किया जाता है कि वीर्य में शुक्राणु का बिल्कुल ना आना। जैसे कि सीमन निकल गया, उसमें थोड़ा भी स्पर्म है ही नहीं, तो भाई कैसे प्रेग्नेंट हो पाएगी महिला। तो इसीलिए ये सीमन एनालिसिस किया जाता है ताकि उसमें स्पर्म आने को काउंट किया जा सके, उसका लैब टेस्ट किया जा सके कि उसमें कितनी क्षमता है। एजुएस्पर्मिया इसलिए यूज किया जाता है ताकि वीर्य में शुक्राणु का बिल्कुल ना आना ही एजुएस्पर्मिया कहलाता है। उसके बाद ओलिगोस्पर्मिया एक टर्म है। ये टर्म इसलिए यूज किया जाता है जिसमें शुक्राणु की संख्या का सामान्य से बहुत कम होना चाहिए। जनरली जितना स्पर्म होना चाहिए वो बहुत कम होता है, इसीलिए उसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस ऑफ कंसेप्टेशन यानी कि गर्भाधान की प्रक्रिया। गर्भाधान की प्रक्रिया में देखेंगे कि गर्भाधारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पुरुष का शुक्राणु यानी स्पर्म और महिला का ओवम जो है मिलकर के एक नए जीवन का शुरुआत करते हैं। उसके 5 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन से 5 मुख्य चरण होते हैं, पहला है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि महिला का जो ओवरी होता है, महिला के ओवरी से हर महीने एक मैच्योर ओवम बाहर निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आता है। उसके बाद है स्पर्म जर्नी। पहला होगा ओव्यूलेशन, दूसरा है स्पर्म जर्नी। स्पर्म जर्नी में क्या होता है कि संभोग के बाद योनि में जो छोड़े गए लाखों शुक्राणु तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं, वही है स्पर्म जर्नी। समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद स्पर्म जर्नी के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में है कि फैलोपियन ट्यूब में अब आ गया स्पर्म। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले जो भाग होता है उसमें केवल एक सबसे जो मोटिलिटी होगा स्पर्म, सबसे गतिशील शुक्राणु होगा, वो अंडे के भीतर प्रवेश कर जाता है। जब अंडे के भीतर प्रवेश कर जाता है तो दोनों के मिलने से जायगोट का निर्माण हो जाता है। समझ में आ रहा है। जायगोट का निर्माण जब हो जाएगा तब होगा कोशिका विभाजन।
कोशिका विभाजन में क्या होगा कि जाइगोट जब विभाजित होना यानी कि डिवाइड होना शुरू होता है, तब जाकर के 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, ऐसे होते होते वो ब्लास्टोसिस्ट का रूप लेकर के गर्भाशय की तरफ बढ़ने लगता है। गर्भाशय की तरफ जब बढ़ने लगेगा तब इम्प्लांटेशन होगा। गर्भाशय की तरफ बढ़ने के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 7 दिन बाद यह ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के अंदरूनी दीवार यानी कि इंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। जब इंडोमेट्रियम से चिपक जाएगा, इसे ही सफल गर्भधारण यानी कि कॉन्सेप्टेशन कहते हैं। यहीं से गर्भावस्था की शुरुआत होती है। तो आप लोग समझ गए। उसके बाद अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा था क्लास और इसमें क्या कमी था, क्या बताना रहा, और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास में पुरुष प्रजनन अंग के कार्य, वीर्य के समान मानक, गर्भधारण को पूरी प्रक्रिया से विस्तार से समझ लिए। यदि आपको इस विषय में अब कोई भी संदेश हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए PDF के लिए।